और अब आपको दिखाते हैं हमारा खास कार्यक्रम सवाल 10 बजे। क्या आपको लग रहा है कि मिडिल ईस्ट के आसमान से बारूद के बादल छट रहे हैं? क्या दुनिया ये मान बैठी है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति का सूरज उगने वाला है? अगर हाँ, तो ये इस सदी की सबसे बड़ी भूल साबित होने जा रही है, क्योंकि जिस खामोशी को दुनिया अमन चैन समझ रही थी, वो दरअसल एक खौफनाक महायुद्ध से पहले का सन्नाटा है। खबर है कि ईरान ने एक ऐसा महाविनाशकारी सीक्रेट प्लान तैयार किया है जो सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींदें उड़ाने वाला है। तेहरान की बंद कमरों की बैठकों से जो खबर छनकर सामने आई है, उसने व्हाइट हाउस में खलबली मचा दी है। खबर है कि ईरान में सत्ता और सेना की कमान अब पूरी तरह कट्टरपंथियों के हाथों में है। ये वो धड़ा है जो कूटनीति की मेज पर नहीं बल्कि मिसाइलों की आग से जवाब देने में यकीन रखता है। दरअसल बीते जून में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बीच में एक समझौता हुआ। 60 दिनों के उस समझौते को अमेरिका की अपनी कूटनीतिक जीत मानकर जश्न मना रहा था, लेकिन ईरान के कट्टरपंथी रणनीतिकारों ने इसे अमेरिका और इजराइल का बिछाया हुआ एक चक्रव्यूह समझा। उन्होंने इस समझौते को शांति का मौका नहीं बल्कि जंग की तैयारी का गोल्डन पीरियड मान लिया। पिछले 2 महीने में जब दुनिया शांति की उम्मीद कर रही थी, ईरान के ये कट्टरपंथी नेता एक एस्केलेशन प्लान यानी युद्ध को भड़काने की एक बड़ी साजिश रच रहे थे। दरअसल द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पानी को आग में बदलने, वहां से गुजरने वाले जहाजों को दहलाने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई। ईरान का मकसद अमेरिका और उसके सहयोगियों को ऐसी आर्थिक और सामरिक चोट देना है जिसकी टीस सीधे वॉशिंगटन डीसी तक महसूस हो। अब अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के समझौते को की मियाद जो है वो खत्म हो चुकी है, पर्दा उठ चुका है और तेहरान के असली इरादे दुनिया के सामने हैं। ईरान लंबी लड़ाई के लिए अपने हथियार पहने कर चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ईरान का ये सीक्रेट प्लान समंदर की लहरों पर उतरेगा तो ट्रंप का पलटवार क्या होगा? क्या ट्रंप की बढ़ती टेंशन किसी बड़े विश्व युद्ध का सायरन बजाने वाली है? हकीकत क्या है और इसको लेकर कट्टरपंथियों के प्लान की रूपरेखा क्या है? इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, तारुफ करवा दूं आपको। ग्रुप कैप्टन यू के देवनाथ सर हमारे साथ कनेक्ट, डॉक्टर डी के गुप्ता सर विदेश मामलों के जानकार और ईरान मामलों के जानकार हकीम रजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए। तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी। पहला सवाल यू के देवनाथ सर, जय हिंद आप ही से कि हम देख रहे हैं व्हाइट हाउस में इस वक्त डर का माहौल बताया जा रहा है। डर इस बाबत क्योंकि जो कट्टरपंथी एस्केलेशन प्लान पर वर्क कर रहे हैं, एक तरफ वार्ताओं को लेकर बहुत ज्यादा गदगद था अमेरिका कि हम वार्ता करेंगे, हम बातचीत करेंगे, मसला सॉल्व करेंगे और अपने पक्ष में चीज चलाएंगे, लेकिन कट्टरपंथियों ने पानी फेर दिया है उनके सारे मंसूबों पर। हाँ रितु, देखिए हर देश जब भी अपनी फौज का इस्तेमाल करता है तो एक क्रमबद्ध तरीके से कम इंटेंसिटी से आस्ते आस्ते बढ़ाते हुए मैक्सिमम इंटेंसिटी का प्लानिंग करता है। फौजी भाषा में हम इसे कहते हैं एस्केलेशन मैट्रिक्स। तो लेवल 1 पर ऐसा करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो लेवल 2 पर ऐसा करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो लेवल 3 तक बढ़ाकर ऐसा करेंगे। ये हर देश की प्लानिंग होती है। ये जो एस्केलेशन मैट्रिक्स है ये अलग अलग इंटरनेशनल सिचुएशन के मुताबिक समय समय पर एडजस्ट भी किया जाता है कि दुश्मन ऐसा करेगा तो हम उसका दोहरा जवाब देंगे, दुश्मन ऐसा करेगा तो हम उसका 4 गुना जवाब देंगे, दुश्मन ऐसा करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये हर देश करता है। अमेरिका भी करता है। अमेरिका से भी रिपोर्ट आती रहती हैं कि अमेरिका फिर से ईरान की बमबारी करेगा। कुछ रिपोर्टें परसों ऐसी आई कि शायद अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा ईरान के ऊपर। ऐसा जो एस्केलेशन मैट्रिक्स की अलग-अलग धारणाएं हैं वो आती रहती हैं। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो एक प्रतिष्ठित जर्नल है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो भी आर्टिकल छापते हैं बहुत जिम्मेदारी से रिसर्च करने के बाद छापते होंगे। लेकिन इस आर्टिकल के बारे में मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं। एक, देखिए ईरान तो शुरुआत के दिन से ही अपने रुख पर मजबूती से अड़ा हुआ है। 1 मार्च 2 मार्च की बात है, उन्होंने कहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है।
तो अमेरिका ने क्या कर लिया आज तक? देखिए, मैं ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। बतौर मिलिट्री एक्सपर्ट मैं कह रहा हूं कि 1 मार्च 2 मार्च के बाद अब तक पिछले 6 महीने में फौजी तौर पर अमेरिका ने क्या हासिल किया? ठीक है, बम गिरा दिए, ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन उससे उनको क्या हासिल हुआ? अब ईरान का जवाब भी आप देखिए, ये बहुत नपा-तुला है और शुरुआती दिन से ही कंसिस्टेंट है। ईरान ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखेगा। बंद रखने का मतलब है क्या? अपने दोस्त देशों को जाने देगा, दुश्मन देशों को नहीं जाने देगा। ऐसा वो मार्च में भी कर रहा था, अप्रैल में भी कर रहा था, आज भी कर रहा है। तो क्या ईरान में कट्टरपंथी पावर में आ गए हैं? देखिए, ये पश्चिमी जार्गन यूज होते हैं। क्या पेजेश्कियन कट्टरपंथी नहीं है? पेजेश्कियन तो मॉडरेट लीडर हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपनी मिलिट्री एडवाइजर्स की बात सुनेंगे। क्या पेजेश्कियन कट्टरपंथी नहीं है? हम्म। क्या नहीं, बट एब्सोल्युटली आपने जो कहा वो करेक्ट है, लेकिन अगर हॉर्मूज की कंडीशन को मैं एनालाइज करूं तो हॉर्मूज पर ऐसा लगता नहीं है कि कट्टरपंथियों का जो रुख है वो थोड़ा सा और ज्यादा अग्रेसिव है। डीके गुप्ता सर, आप जरा इस पर बताइएगा। डील की बात की जा रही थी, 60 दिन की मोहलत दी गई, वो मोहलत खत्म हो चुकी है, वार्ता का समय अब खत्म हो चुका है। अमेरिका इसे पहले से अपनी जीत मान रहा था, लेकिन अब ये जीत तो छोड़ दीजिए, अब ये ऐसे काउंटर फोर्स के तौर पर सामने आ रही है जिसमें अब ईरान ललकार रहा है सीधे सुपर पावर को। तो जी, आप सभी लोग को जय हिंद। अब देखिए, जब मेरा वेरी फर्स्ट डे से एक स्टैंड रहा है कि अमेरिका ईरान को हराने के लिए आया ही नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि अमेरिका एक बिजनेस स्ट्रेटेजी के तहत जो भी घटनाक्रम हमास के बाद हुआ 23 में, उसके बाद उसने ठान लिया कि मैं 2-3 मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से लेके जाऊंगा, 2-3 चीजें हासिल करूंगा। पहले तो उसने इजराइल को एस्टेब्लिश किया। अब इजराइल जो भी गेन करेगा उसका एडिशनल गेन होगा अब, क्योंकि ऑलरेडी वो हमास में 70% और लेबनान में कम से कम 20 से 30% जमीन कब्जा कर चुका है। सीरिया में गोलन हाइट तक को कब्जा कर चुका है। दूसरा था कि मैं जो अपनी जनता को वादा किया हूं मागा का, कि मैं किस तरह से दुनिया में ऑयल प्रोडक्शन, देखिए ऑयल का मैं एक फार्मूला बता देता हूं कि ऑयल दुनिया के अंदर, क्रूड ऑयल आज 46% डिपेंडेंसी थी 80 में, 1980 में, और आज आके 30 से नीचे हो गई है। इसको अरब कंट्रीज वो समझती हैं जिनको कि आगे बढ़ना है। आज यूएई 23% डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पर रखता है, और वही ईरान और इराक जैसे देश 70 से 75% डिपेंडेंसी रखते हैं। दुनिया के साथ न चलने का यही खामियाजा, और इसी को ईरान अमेरिका भांप रहा है कि कुछ दिनों बाद मेरे क्रूड ऑयल को कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। जिस तरह चाइना, भारत दुनिया के और एरिया में घुस रहे हैं, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, तो ऑयल को पूछेगा कौन? इसलिए अमेरिका ने एक ठाना कि मुझे अपने ऑयल बेचना है किसी भी तरह से, और उसने एक टूल के रूप में स्टेट ऑफ हॉर्मोज, मैं बता दूं कि उसका अटैक ईरान पे नहीं है, उसका अटैक पूरे मिडिल ईस्ट पर है। पूरे मिडिल ईस्ट के ऑयल को चोक करके अपनी ऑयल की बिक्री हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कर लिया है। और उसके साथ साथ जो डर पैदा हुआ है उन देशों में, डेली हमको न्यूज में नहीं आ रहा, लेकिन डेली कोई न कोई डील समझौता होती रहती है हथियारों की, अमेरिका में, यूक्रेन में, अमेरिका में और उसके जो आसपास के देश हैं। तो इससे उसका पर्पस सॉल्व हो रहा है। तो अमेरिका जो है यहाँ पे ईरान को एंगेज कर, अब ईरान अपने लोकल ऑडियंस को किसी को सुनाने के लिए कुछ भी बोलता रहे, लेकिन क्या अगर वहां पे 6-7 सीट खड़ी हैं अमेरिका की, खड़ी तो 6 महीना से हैं, ईरान ने कैसे उसको हटा लिया? नहीं हटा पाया। अगर हटाएगा भी तो लड़ाई होगी। देखिए, हमारे और आपके बीच में प्यार है, तो प्यार में अगर हम लड़ाई कर लेंगे तो भले ही हमारा प्यार बना रहे, लेकिन एक खटास पैदा हो जाती है। तो जब अमेरिका के वहां सिप खड़ी हैं, आप उसमें प्रेडिक्टिबिलिटी नहीं ला सकते कि किसी की जहाज वहां पे जाएगी आएगी। भारत को 3 महीना पहले बुक करना पड़ता है जहाज, वो क्यों बुक करेगा? नहीं, फिर रजा साहब से सवाल पूछ लेते हैं। रजा साहब, अभी तो ईरान ये दिखा रहा था, तस्वीर बना रहा था, दुनिया भर से सिंपैथी ले रहा था कि अभी तक जो तस्वीर ईरान के भीतर, ईरानी ज़मीन पर अमेरिका ने, इजराइल ने जैसे धुआं धुआं किया है वो गलत था, लेकिन अब ये कहाँ से सही है कि कट्टरपंथी वहाँ पर एक्टिव इस अंदाज में हो रहा है कि आपको अगर काउंटर करना है तो अग्रेसिव नोट से इस तरीके से सामने आइए, ये भी तो जायज़ नहीं है फिर। हाँ, नमस्कार जी, जय हिंद। देखिए, सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए वहाँ पर अभी जो ये अमेरिकन जो बोलते हैं ना, हार्ड लाइनर, कट्टरपंथी, ये सिर्फ अमेरिका की तरफ से है।
वहां पर जब एमओयू साइन हुआ था, एक तरफ से गालिबाव है ना प्रिंसिपालिस्ट थे, दूसरे अब्बास राची जो प्रेसिडेंट है ना वो रिफॉर्मिस्ट हैं। ये दोनों मिलके उस ये अंडर बात आपकी सुप्रीम लीडर ठीक के है। अंडर ही जो भी आप कह बातचीत रहे हैं चल रही है, कट्टरपंथी तो अमेरिका यहाँ बुला पर रहा है, कट्टरपंथी अमेरिका मैंने बुला रहा है, एक्सेप्टेड, बट मैं ये कह रही हूँ वो कट्टरपंथी आपकी नजर में नहीं है क्या? वो नहीं, ठीक कहाँ काम कर से रहे हैं वहां पर? वही तो है। देखिए देखिए, मैं यही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, उस टाइम से भी मिलिट्री में वही लोग हैं, कोई दूसरे बदले नहीं है। आईआरजीसी डायरेक्ट सुप्रीम लीडर के अंडर आती है, कोई रिफॉर्मिस्ट ऐसा कुछ गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है। उस टाइम से सुप्रीम लीडर ने ही बातचीत के लिए कई बार बातचीत की, बार बार अमेरिका धोखा दे के मारा, बार बार धोखा दिया, मारा। जैसे कि यूं समझ लीजिए, एक सुप्रीम लीडर को ही शहीद कर दिया जो पूरे शिया धर्म गुरु के लीडर थे। जैसे वाटिकन सिटी में क्रिश्चियनिटी के लीडर जो हैं धर्म गुरु, उनको ही मार दिया, तो अब कौन खामोश बैठेगा? ये चीजें है ना, अमेरिका जो कर रहा है वो कट्टरपंथी नहीं है, वो सबसे ज्यादा तो सेना कट्टरपंथी जवाब देना, फिर आईआरजीसी जवाब देना, फिर कट्टरपंथियों को क्यों एक्टिव करना है साहब? ये कोई जवाब थोड़ी हुआ कि आप कट्टरपंथियों को एक्टिव कर देंगे। सेना से जवाब दिलवाइए, आईआरजीसी दे जवाब, सरकार दे जवाब। देखिए, आईआरजीसी है वहां की जो मेन पूरी की पूरी बॉडी है ना, आईआरजीसी है। पूरा ईरान को मैनेज कर रही है आईआरजीसी ही, पूरी का पूरा सीना सब कुछ उसी के अंडर कंट्रोल में रहती है। अभी आईआरजीसी के जो अभी फिर अब ये भी कह दीजिए कि कट्टरपंथी को भी सपोर्ट कर रही है आईआरजीसी। यूके देवनाथ सर, इस पर जरा आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए रितु जी, होता क्या है कि युद्ध की परिस्थिति में हर देश में जो भी सरकार हो, जो भी फौज हो, वो पूरे देश का सपोर्ट मांगती है। देशभक्ति की भावना जहां पर ज्यादा है, वेलकम, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो। हमारा भी अगर कल युद्ध हो जाए दुश्मन के साथ, तो देश में कई जगह पर शायद लोग सपोर्ट करेंगे फौज को, कोई भी कारण हो। कुछ लोग तो फौज को इसलिए भी सपोर्ट करेंगे कि धार्मिक विश्वास से सपोर्ट करेंगे। मैं बताता हूँ, ऐसा है। लोग धार्मिक विश्वास के कारण भी फौज को सपोर्ट करते हैं। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये होता है कि जब भी युद्ध होता है तो जो क्रिश्चियन ताकतें होती हैं, चर्च की ताकतें होती हैं, वो अपनी सरकार के पीछे खड़ी हो जाती हैं। ये खुलकर होता है सभी देशों में। तो आईआरजीसी जो है, एक और चीज जो रितु जी मैं बताना चाहता हूँ, जब भी लड़ाई होती है तो जो फौज होती है और एक्सट्रीम नेशनलिस्ट पावर्स होती है, एक्सट्रीम राइट विंगर्स होते हैं, उनकी ताकत बढ़ जाती है। क्योंकि एक्सट्रीम राइट विंगर्स जो हैं वो दावा करते हैं कि हम ही देशभक्त हैं। ऐसा ही कुछ अब ईरान में भी हो रहा है। आईआरजीसी की ताकत बढ़ गई है। सबसे बड़ी बात है, वहां जो देश प्रेम की भावना, बहुत ही उग्र, बहुत ही वायलेंट देश प्रेम की भावना रखने वाले हैं, वो भी सामने आ रहे हैं। तो जो नेशनल लीडर होते हैं वो इन बहुत एक्सट्रीम वायलेंट देश प्रेमियों की जो एनर्जी है उसको भी यूज करना चाहते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मुझे 2 वॉलंटियर चाहिए अभी जो कि देश के लिए अपनी जान दे दे। क्यों? मेरा प्लान यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 छोटी-छोटी हाई स्पीड भेजूंगा नौकाएं, और अमेरिकन शिप को अटैक करूंगा। 2 छोटी नौकाओं के लिए मुझे 2 देश के जाबाज नौजवान चाहिए जो जाकर अमेरिकी शिप से टकराएं और बम को धमाका कर दें, खुद तो उड़ी जाएंगे। तो इस तरह की भावना के लिए आप देश में कहीं से भी किसी भी यूथ को ढूंढ लेते हैं, और इस तरह की एक्सट्रीम जब भावनाएं आती हैं तो उसमें धर्म का एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है। आधे लोग देश के लिए इसलिए जान देते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में भी, क्योंकि उन्हें अपने धार्मिक भावनाओं में यकीन होता है। इसको एक्सप्लॉयटेशन नहीं कहेंगे, इसको ह्यूमन रिसोर्स का सही जगह पर दरकार पड़ने पर इस्तेमाल कर। इंडियन आर्मी में भी हमारे प्लान हैं। सुसाइड अटैक करना इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स में जब हम प्लान करते हैं तो इस तरह की बहुत उन्मादी सोल्जर्स या उन्मादी ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है। हम उनका इस्तेमाल करते हैं। कमांडिंग ऑफिसर को पता होता है कि कौन ऐसा ऑफिसर है जो कि छाती पे बम बांधकर दुश्मन के बंकर में घुस जाएगा, खुद को भी उड़ाएगा, दुश्मन को भी उड़ाएगा। जी फिर तो ये अनऑफिशियल तौर पर आईआरजीसी का पार्टी हो गया कट्टरपंथी सर। रितु देखो, पूरा नेशनल जब युद्ध होता है तो पूरे देश की सारी रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। देश के
प्राकृतिक संसाधनों का, ज्योग्राफिक रिसोर्सेज का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का युद्ध में जीतने के लिए या युद्ध में कम से कम ना हारने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम में से भी कोई अगर ईरान में होता तो हम उस हर व्यक्ति का स्वागत करते जो कि इस वक्त किसी भी तरह से अमेरिका के खिलाफ खून बहाने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है, चाहे वो कोई एक्सट्रीम विचारधारा वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो। जी, इसी पर डीके गुप्ता सर, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि आईआरजीसी के विचार में, आईआरजीसी की मंशा में, उसके एजेंडे में जो क्रूशल पॉइंटर्स है, अब उसका पार्ट इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर में ये कट्टरपंथी भी बन गए हैं, जो सीधे सीधे ऑपरेशंस एस्केलेट करके अब अमेरिका को ललकार रहे हैं। ये किस वॉरफेयर का पार्ट है? ये एसिमेट्रिक से भी कुछ ज्यादा लगता है मुझे। देखिए ऋतु जी, इसमें एक बात सोचने की है, जब जो अयतुल्ला खुमानी जी का शहीद किया गया, वो सबसे बड़े नेता थे और मैं बता दूं ईरान की लीडरशिप के वो एक रीढ़ की हड्डी थे। और उनके बाद आईआरजीसी का जो जो रूप आया, उसके बाद भी अमेरिका ने लगभग $37 बिलियन में इंगेज कर दिया पूरे मिडिल ईस्ट को। मैं बता रहा हूँ, ईरान को नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट। और उसकी एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था पेंटागन से कि मुझे कैसे रोकना। अब मैं व्यक्तिगत तौर पे चाहता हूं कि खुशहाल ईरान बने, क्योंकि ईरान मेरा पड़ोसी है, पाकिस्तान मेरा पड़ोसी है, अफगानिस्तान पड़ोसी है, मेरा अमेरिका पड़ोसी नहीं है। भले हमारे बिजनेस अमेरिका से ज्यादा है, $143 बिलियन के हैं, और ईरान से हमारे $3 बिलियन के भी नहीं, जिस तरह सैंक्शन लगा हुआ। लेकिन अगर कल खुशहाल ईरान बनता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए बेटर होगा और ईरान की इकोनॉमी के लिए बेटर होगा। तो यहाँ पे कट्टरपंथ, मतलब मैं देवनाथ जी की बात से एग्री हूं कि रिसोर्सेस सारे एक जगह इकट्ठा किए जाते हैं, लेकिन आपको ये भी एंटिसिपेट करना है कि क्या हम इससे 400 से 450 मिलियन डॉलर का जो मेरा डेली रोटी, कपड़ा, मेडिसिन जो विदेशों से आता है ईरान के लोगों के लिए, वो बंद है पिछले 4 से 6 महीना में, जिसकी वजह से वहां महंगाई इतनी ज्यादा। मैं कल अल जजीरा का आर्टिकल पढ़ रहा था कि समथिंग लाख रूबल में जो वहां का करेंसी, उसमें चिकन 1 किलो है। अब वो कितना गलत है कितना सही है वो तो अल जजीरा जाने। तो इस तरह से वहां के लोग जो है परेशानियां झेल रहे हैं, और प्लस वहां की जो इकोनॉमी का जो रीढ़ है, ऑयल दूसरे देशों को बेचना, वो लगभग बंद है। और अमेरिका ने संकेत भी दे दिया है कि अगर और प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो मैं कैस्पियन सी पर भी अटैक करवाया था एक दिन, और रेड सी पे हमने जो है अगर हुतीज के नाम पे हम वहां भी चोक कर देंगे। अस्वेज नहर पे ड्रोन का अटैक हुआ था, किसी ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, तो वहां पे भी चोक हो सकता था। आपके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में एक प्रूडेंट लीडरशिप ईरान की उन शर्तों पे, जिस तरह से पिछली बार हुआ था, $300 बिलियन भी ईरान के अंदर आने थे, $24 बिलियन भी ईरान के अंदर आने थे, लेकिन ईरान की जो लीडरशिप ने उसको साइन किया था, उसको समझना चाहिए था कि जो उसमें से 1 या 2 या 4 बिलियन डॉलर आएंगे, उस पर टर्म कंडीशन साइंस होगी, जिसमें अमेरिका बोलेगा कि मेरा भी शेयर है, मेरे इंजीनियर काम करेंगे, मेरे वहां पे प्रोडक्शन से, मेरे बिजनेस हब से लो उसको। तो इन सबों के बात समझने के बाद इसको साइन करना चाहिए था। अमेरिका ने एग्जैक्टली यही किया। जब साइन हो गया तो बोला कि ठीक है, आपको $10 बिलियन चाहिए, रिलीज करना है, ये टर्म कंडीशंस है, हमारे इंजीनियर काम करेंगे, हमारे साइंटिस्ट काम करेंगे, हमारी वहां एजेंसी काम करेगी। तो जब वो काम करेगी तो ईरान के अंदर घुसेंगे। नहीं तो फिर रजा साहब की बात से आप एग्री कर रहे हैं क्या? रजा साहब ने जो पिछली बार कहा, उन्होंने कहा कि वहां पर जिस तरीके का जो एक तस्वीर बनाई गई अमेरिका द्वारा ईरान की सरजमी पर, उसके काउंटर पर ये हो रहा है, कट्टरपंथियों को एस्केलेट करना। इज दैट करेक्ट? देखिए रितु जी, अगर मैं 1 मिनट लूंगा। अगर ईरान की लीडरशिप जो पहलवी के बाद जब आई, उसके बाद फिलिस्तीन के अंदर 5 बार इजराइल ने बोला है कि मैं डुअल नेशनशिप को स्वीकार करता हूं। 5 बार ईरान की वजह से उसको रद्द हुआ, हमास के थ्रू और फिलिस्तीन के थ्रू दखल अंदाजी हुई। एक देश जिसको कि ऑयल बेच के यूएई और कतर और मलेशिया और इंडोनेशिया को टक्कर देना चाहिए था, वो देश चला गया रेडिकलिज्म की तरफ। उसके बाद उस देश ने फिर एक हुदीज बनाया, जिसने कि यमन के आधा यमन को कब्जा कर लिया, उसने इराक में भेजा। तो जब एक देश अपनी स्टेट पॉलिसी बना लेता है कि मुझे हर देश में दखल देना है, तो दूसरे दुनिया के जो बड़े देश हैं वो कहीं न कहीं अपनी हेजमोनी क्रिएट करने के लिए उसको दबाने की कोशिश करेंगे। दखल खराब है, दखल गलत है, बिल्कुल दखल गलत है। अगर मैं भारत रजा साहब इसी पर, रजा साहब जी, अभी डीके गुप्ता सर ने कहा कि अमेरिका ने जो दखल अंदाजी की है ईरान के मसलों में, वो काउंटर पार्ट पे गलत है। लेकिन अगर सीधे सीधे देखा जाए तो कट्टरपंथियों को लेकर जो रुख है, उन ऑपरेशन से चाहते क्या है, मकसद क्या है, मंशा क्या है?
देखिए, तकरीबन 50 साल से पूरे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, कोई चीज आने जाने नहीं दे रहे हैं, इतना जुल्म किया है ईरान के ऊपर। फिर उसके बाद पूरे चारों तरफ ईरान के बेसेस बनाए हैं, उसके बाद पूरे लीडरशिप्स को मार रहे हैं, उसके बाद भी बोल रहे हैं कट्टरपंथ। वो तो प्लानिंग करेंगे ही, स्ट्रांग जितना हो सके। उनका भी एक ही मकसद है, इस पूरे रीजन में कोई अमेरिकन बेस नहीं रहना है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में, जब मेरे पास है, मेरी जमीन में है, तो वो दूसरा आके कब्जा करें, ये कौन जाने, कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तो आप उसको कट्टरबंदी कैसे कह सकते हैं? आप कट्टरबंदी कह ही नहीं सकते। ये उनका एक ही मंशा है, एमओयू में भी साइन किए, बातचीत किए, सब कुछ किए हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज उनके कंट्रोल में रहेगा और पूरे चारों तरफ के बेसेस को खत्म करना है। वो खत्म करके रहेंगे। वो इसमें देयर इज नो अदर चॉइस ही नहीं। ईरान ने अगर कट्टरपंथी नहीं है, मेरा सवाल अब भी वही है रजा साहब, अब भी वही है मेरा सवाल। मैं कह रही हूँ नहीं है कट्टरपंथी, शामिल करवा दीजिए सेना में, आईआरजीसी में दाखिला करा दीजिए उनका। समझिए, अभी पूरे एक साथ में हैं, जंग लड़ रहे हैं। अभी वो अमेरिका जिस तरीके से दादागिरी गुंडाइज्म कर रहा है, वो बोल रहे हैं कि पहले जंग शुरू होने से पहले ही बोल दिए थे कि आपकी गुंडाइज्म हम हमारे सामने नहीं चलेगी, जो कुछ भी रहेगी लेवल की बातचीत होगी। उसके बावजूद भी प्रेशर टैक्टिक्स अब नहीं चलने वाला है। जब सुपर पावर था उस टाइम पे नहीं चल रही है, अब जाके सुपर पावर अभी खत्म हो रहा है, अभी उसके पास कुछ है नहीं। अभी भी बोल रहा है कि व्हाइट फ्लैग राइज कर दो, उसके बाद बात करेंगे, हो ही नहीं सकता। अभी ईरान देखिए जिस मकसद से आया था, रिजिम चेंज, न्यूक्लियर का, ये सब पूरा कुछ भी नहीं है अमेरिका का। अभी जो ईरान पहले बोल रहा था कि इसके बाद पूरे आपको बेसस को मारूंगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में रहेगा, वो ईरान हासिल कर लिया। तो अब आप क्या मानोगे? आप अमेरिका की जीत मानोगे, ईरान की जीत? अभी तो ईरान की जीत है। अमेरिका तो पूरी तरह हार गया, जिस मकसद से आया था वो नहीं किया, गया। तो फिर आप बोल रहा है कि नहीं मेरा ही चलेगा दादागिरी, ये नहीं चलने वाला है। अभी आया, अब हिंदुस्तान कुछ बोलेगा, आपके ऊपर तारीफ डाल दूंगा, ये अब दादागिरी खत्म हो गई। अब इसके बाद बोल रहा हूं ना, अभी यूनिलैटरल नहीं, पोलर नहीं है, अभी मल्टीलैटरल, मल्टीपोलर सिस्टम चलेगा, यही होगा। अब इसके बाद होने वाला नहीं है। ये तो सोने पे सुहागा है, बोल चुके हैं। ये तो अच्छी चीज है, मल्टीपोलर होना चाहिए, मल्टीलैटरल सिस्टम बनना चाहिए, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स में इसकी जगह है कि आपको मल्टीलैटरल सिस्टम को स्थापित करना पड़ेगा, और वो होता हुआ नजर भी आ रहा है। अब शिफ्ट हो रहा है डॉलर से, अब युआन की तरफ भी जा रहे हैं, दैट्स एक्सेप्टेड। बट इस जंग को इस तरीके से, इस पहलू से इंस्टिगेट करना, जहां एक तरफ आप ईरान की मंशा दिखाते हैं, ईरान कहता है कि हम चाहते हैं कि वार्ता के जरिए सॉर्ट हो जाए, दूसरी तरफ ये थोड़ी सी डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है ईरान का भी। कहीं से इसमें ईरान पीछे नहीं है। यूके देवनाथ सर, मैं कमिंग टू द क्रूशियल क्वेश्चन यही कि ऑपरेशन क्या कर सकते हैं? कट्टरपंथियों के हाथों में है क्या? वो कह रहे हैं आग ले आएंगे हॉर्मुज में, वहां पर किस प्रकार की आग ये कट्टरपंथी लगा सकते हैं? हाँ रितु जी, जब वो कहते हैं कि हॉर्मुज में आग लगा दीजिए, वो एक अतिशयोक्ति है। ऐसा कहते हैं, असल में उसका मिलिट्री इंटरप्रिटेशन जो है वो सिर्फ एक ही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर भविष्य में कोई भी जहाज जा रहा होगा बिना ईरान की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के परमिशन के बगैर, तो उसको वार्निंग दी जाएगी, और वार्निंग के बाद भी अगर वो नहीं रुका तो उसके ऊपर छोटे रॉकेट या छोटे मिसाइल से फायर किया जाएगा। इतना ही है। देखिए, इस युद्ध के शुरू होने के पहले हर रोज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 100-120 जहाज गुजरते थे। अभी इस लड़ाई की वजह से हर रोज मुश्किल से 30 जहाज गुजर रहे हैं। ये 30 के 30 जहाज जो अभी गुजर रहे हैं, वो ईरान की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से परमिशन लेने के बाद जा रहे हैं। अगर इक्का दुक्का जहाज ईरान की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से परमिशन लेने के बगैर ही जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अमेरिका उनको चने के झाड़ पे चढ़ा देता है, बोलता है चला जा, अंधेरे में चला जा, ओमान के तट से चिपक के चले जा, तेरे को कुछ नहीं होगा। तो कुछ कैप्टन हैं शिप्स के, कुछ कंपनियां हैं, शिप ओनर कंपनियां, वो अमेरिका के बहकावे में आ जाती हैं, बोलते चले जाओ, अंधेरे में चुप, अपना ट्रांसपॉन्डर बंद करके चले जाओ, ईरान से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो अभी वो पॉलिसी बोल रहे हैं कि ऐसे, तो ये बहुत घातक होगा। और ये सीक्रेट एस्केलेशन प्लान, यूके देवनाथ सर, मैं उस ऑपरेशन का जिक्र कर रही हूँ जो सीक्रेट ऑपरेशन, सीक्रेट एस्केलेशन के पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है। यूके देवनाथ सर, ये एस्केलेशन करवा कैसे सकते हैं? ऑपरेशन क्या रह सकता है? अभी तक रोका जा रहा था, किलेबंदी कर दी गई, नाकेबंदी कर दी गई, कहा गया कि कोई जहाज नहीं गुजर सकता, आप नहीं ले जा सकते बिना परमिशन के, टैक्स दीजिए, उसके बाद ही
गुजार ले जाएंगे आप अपने जहाज़ों को। अब ये नया ऑपरेशन, ये नया प्लान, मैं चाहूँगी कोट अनकोट आप इसे ज़रा एक्सप्लेन करिए। हाँ, देखिए, कई लोग सोच रहे हैं शायद ईरान समुद्र में आग लगा देगा। ये कहने का तरीका होता है, कोई भी टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं है कि आप समुद्र के ऊपर 1 लाख लीटर कच्चा तेल डाल दीजिए और आग लगा दीजिए, ऐसा होता नहीं है, कर भी नहीं सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं समुद्र के ऊपर 1 लाख लीटर 1 लाख बैरल कच्चा तेल डाल दूं और माचिस से आग लगाने की कोशिश करूं, जलता नहीं है, नहीं जलता है, ऐसा होता नहीं है। जो समुद्र की वेव्स होती है या समुद्र के ऊपर जो हवा होती है, वो उसको होने नहीं देती है, तुरंत बुझा देती है। समुद्र का पानी उस आग को निगल लेता है। तो ये एक मुहावरे जैसा हम इसको समझें। सिर्फ इतना ही होना है कि ईरान अगर अब फिलहाल हफ्ते में 1-2 शिप्स को तो इंटरडिक्ट आप डिनाई कर रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो लिख रहा है वो गलत लिख रहा है? देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो अमेरिका का पर्सपेक्टिव देता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि उनकी जो राइटिंग होती है ईमानदारी से प्रोफेशनल होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो कैपिटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, न्यूट्रल क्या है वॉल स्ट्रीट जर्नल? धनाढ्यों का अखबार है, अमीर लोग पढ़ते हैं। जो लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाते हैं, सीईओज हैं, वो घर में ब्रेकफास्ट खाते खाते ऑफिस जाने के पहले इस अखबार को पढ़ते हैं। तो इसमें जो कुछ लिखा होता है वो अमेरिकन जो कैपिटलिस्ट थिंकिंग थॉट प्रोसेस है, एक्सट्रीम राइट विंग, जिसमें गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, रिफ्यूजीज के लिए कोई जगह नहीं है, दूसरे छोटे देशों के लिए कोई जगह नहीं है। दुनिया के सारे दूसरे देश जो हैं अमेरिका के एक्सप्लॉयटेशन के लिए तैयार रहें, ये उसी मनोभावना को दर्शाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की प्रोफेशनल रेपुटेशन बहुत कम है। फाइनेंशियल खबरें ठीक देता है, मिलिट्री खबरें 50% सही देता है, पॉलिटिकल खबरें 90% टेंटेड होती हैं, गलत होती हैं। जी, पेंटेड इन्फॉर्मेशन को लेकर अगर आप ये रुख रख रहे हैं तो डीके गुप्ता सर, मुझे बस इस सवाल को ज़रा आपसे डिकोड करवाना है। ईरान अभी तक एक ऐसे रूप के साथ सामने आया जिसमें मिसाइलों से ज़्यादा उसने रणनीतियों में कोर्स चेंजेस किए हैं और उन रणनीतियों को आगे बढ़ाकर, चाहे वो हॉर्मूज हो, चाहे वो प्रॉक्सीज हो, चाहे जंग को आगे लंबा खींचना हो, वो तमाम पहलू आ जाते हैं जहाँ कोई मिसाइलें नहीं गूंजी, कोई तोप नहीं गरजे, कुछ नहीं हुआ, कोई जलजला नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी क्वेश्चन मार्क अमेरिका पर, सुपर पावर पर ला दिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी इसमें वही एसिमेट्रिक वॉरफेयर, इसको जरा डिकोड कीजिएगा। देखिए ऋतु जी, चाइना, रसिया, भारत जो बहुत जिम्मेदार देश हैं, जिनकी इकोनॉमी बहुत वास्ट है, वो अमेरिका को समझ रहे हैं। इवन ईरान के अंदर भी जो थिंक टैंक को समझ रही है कि अमेरिका ईरान को इंगेज करने के लिए आया है, उसी के बहाने पूरे मिडिल ईस्ट को इंगेज करेगा। अगर समझ पाएगा ईरान तो ठीक है, अदरवाइज ईरान को कोई फायदा नहीं हो रहा है। जितना फायदा हो रहा है, अगर मैं बता दूं, एक सजेशन देता हूं ईरान की लीडरशिप को, अगर ये हॉर्मुज को आज खोल देते हैं, पूरी तरह से प्लान डिक्लेयर कर दे कि हॉर्मुज ओपन, एक भी बंदूक नहीं चलाई जाएगी किसी के ऊपर, कल से अमेरिका को कम से कम समझ लीजिए कि $2 से $3 बिलियन का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। $2 से $3 बिलियन का नुकसान शुरू हो जाएगा। उसको ऑयल कम हो जाएगा क्योंकि भारत ऑयल लेने लगेगा, चाइना का 80% ईरान से आने लग जाएगा, सारी चीजें उसकी हो जाएगी, बस वहीं पे अमेरिका रुक जाएगा। लेकिन अमेरिका चाहता है कि ईरान जज्बाती बने। ईरान जज्बाती बन के, इसको आप स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू समझिए कि ईरान जज्बाती अगर बनेगा तो अमेरिका को इनडायरेक्टली फायदा दे रहा है, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरा पड़ोसी, मेरा इंडो पैसिफिक आजाद रहे, सुंदर रहे, उसके बिजनेस बढ़े। लेकिन ईरान में जो लीडरशिप है, जो या तो सिविल लीडरशिप जो चाहती है बातचीत को, उसको नहीं कंट्रोल कर दे रही है, या जो भी है वो, जो इतना रिएक्शन ईरान करेगा, अमेरिका उसको छोड़ेगा नहीं। कहीं ना कहीं अपने ओमान, देखिए ओमान की बात है, ओमान ने क्या अपने पहले भाषण में बोला है, जो समझौता हो रहा, बोला कि देखिए ये हमारे बीच में ईरान से जरूर हो रहा है, लेकिन ये तभी होगा जब हमारे मिडिल ईस्ट के और देश इसको हाँ कहेंगे और अमेरिका की भी बात इसमें सुनी जाएगी। ओमान की ये कसम तो खा ली है ईरान ने भी, ईरान कौन सा पीछे है, ईरान ने भी तो कसम खा ली है अमेरिकी बेसिस को धुआं करने की। अभी तक 6 महीना में आप देखेंगे एक भी ऐसा मेजर अटैक ईरान से नहीं हुआ जिससे कोई चीज, अगर कल दुबई का एयरपोर्ट देखें 2 घंटे के लिए बंद था,
2 घंटे के लिए इंडियन हमारे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे अगर बता दिया एक बम होक्स है तो भी बंद हो जाएगा। तो एक उसके बाद कोई बड़ा अटैक नहीं हो पाया, तो ये नुकसान नहीं कर पाए हैं, लेकिन अपना नुकसान हो जाता है। इसलिए चाहता हूं कि एक अच्छे लीडरशिप के साथ वहां बातचीत करें। हॉर्मुज को खोल देने से ईरान को बम्पर फायदा होगा, उसको इंपोर्ट शुरू हो जाएगा, उसका एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। हाँ, ईगो जरा सा उसका हर्ट होगा, जो कि दोनों पक्ष नहीं चाहते। जी रजा साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे, फायदे का सौदा है, थोड़ा साख सवालों में आएगी, डीके गुप्ता सर कह रहे हैं। जी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, ईरान ने कभी नहीं बोला कि बंद है, सिर्फ अपने दोस्तों के लिए, दुश्मनों के लिए बंद है, ये क्लियर है। मगर उनसे परमिशन लेके जाना है, विदाउट परमिशन यू कैन नॉट गो। कभी भी डे फर्स्ट से ऐसे ही है, पहले क्या परमिशन की जरूरत नहीं थी जंग से पहले, जंग के बाद परमिशन की जरूरत है, क्योंकि जहां पर भी जंग होती है वहां पर वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए परमिशन, तो वो वेपन्स भी जा सकते हैं, तो इसके लिए वो बोला है कि हर शिप को उनकी परमिशन लेना, तो वो तो क्या डर है ईरान को कि तोड़ ले जाएगा अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को? देखिए, एक बात बोल देता हूँ, खाड़ी देशों को कभी ईरान ने अटैक नहीं किया, अमेरिकन बेस। मैं सवाल वो कर ही नहीं रही हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस तरीके से बार्ब करके, उसे पूरा प्रोटेक्ट करके परमिशन आप देंगे, आप कौन सा जहाज गुजरेगा ये आप बताएंगे, कितने गुजरेंगे ये आप बताएंगे, कहने का मतलब कि डर है क्या ईरान के अंदर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते या उसको तोड़ना ले जाए अमेरिका? एक देखिए, एक तो सिक्योरिटी रीजन है, दूसरा क्या है, अपनी कंट्रोल में ये साबित करना चाह रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पार्ट ऑफ ईरान, ये क्लियर बोल दिया है कि इट इज ए पार्ट ऑफ ईरान, इसके बाद ये ईरान का हिस्सा रहेगा। एक दूसरा सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि अभी पूरे जितने भी खाड़ी देश के जो उनके बेसेस थे वो पूरा मार दिए हैं, वेपन्स अभी नहीं है, फिर वो लाएगा, वो लाने को कंट्रोल करके रखे हैं, आएगा तो फिर ईरान को ही खतरा है ना, जितने भी आएंगे, तो ये तो वो बंद करके रखा है। अभी तो कहीं भी कोई भी खाड़ी देश में देख लीजिए, कहीं तो पर वही तो कह रहे हैं, ट्रम्प भी तो वही कह रहे हैं, ट्रम्प की बात मान लीजिए, ट्रम्प कह रहे हैं बैठ जाइए टेबल पर, आइए बातचीत कर लेते हैं, सॉर्ट कर लीजिए ये मसला, तो आप बातों के जरिए ही करिएगा कि तोप वहां पर बिगड़ जाइएगा? नहीं, देखिए, ईरान वो अमेरिका पहले बोलता था, मान लीजिए पहले चलता था उसका, मान लेते थे, अभी नहीं चलेगा, अभी कोई नहीं मानेगा, अपने नाटो देश ही नहीं मान रहे हैं तो अभी ईरान थोड़ी मानेगा, दुश्मन देश थोड़ी मानेगा, अभी तो खत्म हो गई उसकी। देखिए, अभी कुछ स्टांस ईरान का भी तो होगा, कोई स्टांस ईरान का अपना भी तो होगा, नेटो नहीं मान रहा तो ईरान भी नहीं मानेगा, ये कौन सा एक पूरा लॉजिक हुआ? नहीं, मैं बोल रहा हूँ अमेरिका को, जो अमेरिकन नाटो उसके जो सपोर्ट है, उसके जो साथियां वो नहीं मान रहे हैं तो ईरान क्यों मानेगा? अब देखिए, एक चीज बोल देता हूँ, अमेरिका अभी खत्म हो गया, वीक हो गया है, उसकी जो सुपर पावर फिनिश हो गई है, सिर्फ जो बातें जो भी कर लें, कुछ भी बोल लें, पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया है, जिस मकसद से आया नहीं करा तो वो हार गया है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, और जितने बेसेस थे उसको नष्ट कर दिए हैं, उसे बोल लें, बातें करने में अलग बात है, कोई भी उसका ये इंक्लूडिंग जॉर्डन तक भी मार दिया है। ठीक है, मान लेते हैं, हाँ। ईरान नहीं मान रहा, सुपर पावर नहीं है अमेरिका, आपकी नजर में आप सुपर पावर कौन है? चीन? नहीं, अभी तो देखिए, बोल रहा हूं ना, मल्टीपोलर, अभी पूरे, अभी इंडिया, चाइना, ईरान, रशिया, ये पूरे, तो वो सीट ही वेकेंट रह जाएगी सुपर पावर की साहब। वो रेस का क्या होगा जहाँ रूस भी लगा है, कोरिया भी लगा है? नहीं, अभी देखिए, जो बड़े देश हैं पहले से सुप्रीम लीडर का पूरे, आपने हर बार देख लीजिए उनके स्टेटमेंट्स जितने भी है ना, अभी जो जंग होगी इसके बाद इसका यूनिपोलर खत्म होगा, मल्टीपोलर आएगा, उसमें वी आर द लीडिंग, ठीक है, इन दैट। वो कभी नहीं बोला कि वी आर द सुपर पावर, उन्होंने बोला कि वी आर द लीडिंग इन दैट, यानी हमारा अहम सी हिस्सा रहेगा वो यूनिलैटरल में। तो पूरी दुनिया को चाहिए साथ दें, जो दुश्मन, जो अमेरिका की दादागिरी, इंडिया को भी चाहिए, क्योंकि हर टाइम कुछ भी बात करेगा। नहीं, इंडिया का स्टांस बहुत क्लियर है, इंडिया का स्टांस बहुत क्लियर है, वी आर नॉट विद नो वन, वी आर फॉर आवर कंट्री, हमारे कंट्री का हित, हमारे देश का हित सर्वोपरि, और उसी के मद्देनजर हमारी तमाम कार्रवाई भी नजर आती है। यूके देवनाथ सर, जंग का नया प्लान, इसे बोलना जितना आसान है उसको समझना उतना ही ज्यादा क्रूशल है। अब जंग एक ऐसा टर्म वर्ल्ड वॉर 3 से जुड़ जाएगा और इसके बीच में आ जाती है वो तैयारी, एक तरफ अमेरिका इजराइल की कीलेबंदी, दूसरी तरफ ये एस्केलेशन प्लान्स, कौन सा ज्यादा, किसमें ज्यादा दम है, आपको क्या लगता है? रितु जी, भविष्य का जो सपना देख रहे हैं हम सब की, एक भविष्य होगा जो शांतिपूर्ण होगा, ये तो यूटोपियन है।
छोटी छोटी जंगें चलती रहेंगी, लेकिन जो बड़ी कंट्रीज हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगी। वो छोटे छोटे गुर्गे देशों के मातहत इस जंग को लड़ेंगे। अमेरिका कभी रूस के साथ लड़ेगा नहीं, यूक्रेन के साथ फंसा के लड़ेगा। ऐसा होगा। देखिए, हम बात कर रहे थे ईरान की। ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला था 27 फरवरी के पहले। बंद किसने कराया, क्यों कराया? क्योंकि अमेरिका ने बॉम्बिंग की। क्या ईरान आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा? खुला हुआ है। भारत अगर आज की तारीख में कोई शिप भेजना चाहे बहरीन, कुवैत, ईरान उसको रोक नहीं रहा है। हमारे जितने जहाज पर्शियन गल्फ में हैं भारत के रजिस्टर्ड, भारत का झंडा लगाए हुए जहाजों की बात कर रहा हूँ, क्रू वाले की बात नहीं कर रहा। भारतीय क्रू तो दुनिया के सारे देशों के जहाजों में काम करते हैं। भारत का झंडा लगाया हुआ, भारत में रजिस्टर्ड शिप अगर वो बहरीन, कतार, यूएई, कुवैत, सऊदी से वापस आ रहा है, ईरान उसको नहीं रोक रहा है। ईरान किस लिए परेशान है मैं बताता हूँ। जब हम कहते हैं कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कमी हो रही है, नहीं, आखिर में सवाल आपसे मैं अगर ये पूछना ठीक रहेगा तो अगर मैं पूछूं आपका अनुभव, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से आप पूरा डिकोड भी कर रहे हैं, मुझे ज़रा इतना बताइएगा, नीयत में खोट किसकी नज़र आ रही है इस वक्त, ईरान की या अमेरिका की? ईरान की नीयत में खोट कैसे हो सकती है? कमजोर मुल्क है, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री, किसी भी एंगल से उसकी नीयत में खोट कैसे हो सकती है? वो चाहेगा कि ये जंग बंद हो जाए, लेकिन इज्जत के साथ बंद हो। देखिए, एक बात होती है, आप दुश्मन को जब हराते हैं, छोटे मुल्क को भी जब हराते हैं तो इज्जत बख्शनी पड़ती है, उसको बराबरी का दर्जा देना पड़ता है। ऐसा हजारों साल से हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है। बाकी नीयत में खोट किसकी है? डोनाल्ड ट्रंप की। उनको चाहिए ईरान का कच्चा तेल का कंट्रोल, चाहे उसके लिए ईरान में एक नकली राजा क्यों ना बिठाना पड़े। जी ठीक है, यानी कि आने वाले समय में इसको लेकर के और भी कुछ बड़ी रूपरेखा रह सकती है, देखने की तस्वीर होगी वो किस तरीके से डील के बाद एक नई तैयारी के रूप में सामने आता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। मेरे पास इतना ही वक्त था। इसी के साथ यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।